देखिए लुसेंट सीरीज चल रहा है, आप लोग को पता ही है। और लुसेंट सीरीज में हम क्या देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में ये लेक्चर नंबर 6 है। ओके, अगर आप लोग 1 से लेकर 5 तक लेक्चर नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में लुसेंट इकोनॉमिक्स 2025 करके मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखने वाले हैं विश्व के अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये सब हम देख चुके थे, लेकिन थोड़ा सा हम और भी डीप देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा मानना यही है कि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से गहन अध्ययन करके पढ़ेंगे और काफ़ी डीप से पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी टीचर इस बात की गारंटी नहीं देगा कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं, जिसका भी नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा है सेट प्रैक्टिस में, बस आप मेरे द्वारा कराए गए ये फॉलो करिए, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपका जो है सेट प्रैक्टिस में नंबर इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि हम गहन अध्ययन करके वही सब टॉपिक लाने का प्रयास करते हैं जो सेट प्रैक्टिस में या फिर एग्जाम में गिरा हुआ क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विश्व के अर्थव्यवस्था, विश्व के अर्थव्यवस्था में आपको 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगा। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था में कौन कौन आते हैं, तो पहला देखने को मिलेगा पूंजीवादी, ठीक है, और दूसरा देखने को मिलेगा समाजवादी, और तीसरा देखने को क्या मिलेगा, मिश्रित, तीसरा मिश्रित। तो विश्व के अर्थव्यवस्था में, विश्व मतलब ये हो गया कि वर्ल्ड ओवर की बात बोल रहे हैं, चाहे अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो, कनाडा की अर्थव्यवस्था हो, या भारत की अर्थव्यवस्था हो, या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हो, जो भी अर्थव्यवस्था हो, विश्व लेवल पे हम देख रहे हैं। तो विश्व की अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ठीक है, ये तीनों देखेंगे हम अच्छा से, समझिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसे बोलते हैं कैपिटलिज्म। क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म बोलते हैं। ओके, अब देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक पूछेगा आपसे, तो इसके जनक जो है एडम स्मिथ को माने जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक किसे माने जाते हैं, एडम स्मिथ को माने जाते हैं। और एडम स्मिथ के हम बुक भी बताए थे। एडम स्मिथ का बुक का नाम क्या है, तो वह है वेल्थ ऑफ नेशंस। ये कब लिखे थे, 1776 में। 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस। आगे देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण जो होता है ये पूंजीपति का होता है, मतलब इसका मालिक जो होता है को प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति होता है। जैसे कि रिलायंस, जियो, ये सब किसके हैं, तो ये अंबानी के हैं। तो अंबानी सरकार का व्यक्ति है, सरकार का व्यक्ति तो नहीं है, उसका अलग एक कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं वो सब। ओके, तो वही होता है, जो पूंजीपति होगा, जो पूंजी लगाएगा, उसी पे इसका नियंत्रण होता है, उसी का इसका नियंत्रण होता है। ठीक है, अब समझिएगा, नियंत्रण जिसका रहेगा पूंजीपति का, तो वो क्या क्या कर सकता है, क्या बनाना है, क्या करना है, कितना रुपया में सिम बेचना है, कैसे नेटवर्क को आगे बढ़ाना है, ठीक है, कितना फी रखना चाहिए, सब कुछ नियंत्रण कौन करेगा, जिसका पूंजीपति लगा है, जिसका पूंजी लगा है। तो वही सब चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं कि क्या बनाना है, क्या कीमत रखना है, ये सब किसका काम है, पूंजीपति का काम है, जो इसका मालिक है। ओके, तो ये प्राइवेट सेक्टर बोल सकते हैं, प्राइवेट, सीधा सीधी बोलिए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब प्राइवेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना। मुकेश अंबानी जो जियो सिम लॉन्च किया है, तो क्या आपको क्या लग रहा है, ये फ्री में सिम बांटा, पहले तो फ्री में सिम बांटा, तो आपको लग रहा होगा कि फ्री में सिम बांट दिया है तो सिर्फ और सिर्फ वही लाभ कमाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोग लाभ कमाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिम बांटा इसलिए ताकि उसको लाभ मिल सके। वो अपना पहले लोभ दिया, पहले रिचार्ज होता था 199 का, उससे कम भी होता था, अभी देखिए 350 का रिचार्ज होता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका पर्पस होता है कि लाभ कमाना। क्या होता है पर्पस, लाभ कमाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य ही है लाभ कमाना, पूंजीपति का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना। ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, लाभ कमाना, डायरेक्ट अपना पॉकेट गरम करना। ठीक है, अब देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला जो देश है, कहाँ कहाँ और किस किस देश में सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादी ही अर्थव्यवस्था है।
पूर्ण रूप से प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, पूर्ण रूप से इसका मालिक ही होता है पर्सनल, सरकार से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, इटली में, कनाडा में, जापान में, दक्षिण कोरिया में, ब्रिटेन में, जर्मनी में इत्यादि। ओके, तो डायरेक्ट एग्जामिनर जो है एग्जाम्पल पूछता है कि इस देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो क्या बोलेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। फिर से बोल देते हैं यूएसए, इटली, कनाडा, जापान, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, ये सब जगह जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, जो पूंजीपति होता है। आगे देखते हैं दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था समझते हैं, इसे बोलते हैं सोशलिज्म, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोशलिज्म। ओके, इसके जनक बोले जाते हैं कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स का एक बुक भी है, वो है दास कैपिटल। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। ओके, अब देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण किसका होता है? तो सरकार का होता है। नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है। सरकार का है मतलब किसका नियंत्रण है? हम लोग का नियंत्रण है। ठीक है, जैसे कि सरकार की कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कि रेलवे मान ले सरकार का है, तो सरकार को कौन बैठाया है? सरकार को तो हम ही बैठाए हैं, सरकार को तो हम ही चुन के दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इसका नियंत्रण जो होता है, ये सरकार का नियंत्रण होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण करना। किसके लिए? समाज के प्रति लोक कल्याण का काम करेंगे। इसमें समाज को देखा जाता है कि समाज के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो लोक कल्याण की बात बोल सकते हैं। ओके, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक बोलेगा तो कार्ल मार्क्स। नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है। अब सरकार क्या क्या चीज़ करेगा, तो वही चीज़ तो है, क्या बना सकता है, क्या कीमत तय करेगा, कितना रखना चाहिए, कितना बनाना चाहिए, ये सब सरकार तय करता है। लेकिन ये पब्लिक को और समाज को देखते हुए अपना ठीक करता है। ठीक है, अपना कीमत रखता है। ओके, तो लोक कल्याण बोल सकते हैं, सबसे अच्छा समाजवादी अर्थव्यवस्था ही माना जाता है। ओके, अब देखिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश, मुख्य रूप से तो आपसे एग्जाम्पल ही पूछेगा, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश कौन सा है? तो पहला याद रखिएगा रूस। ठीक है, फिर चीन, फिर उत्तरी कोरिया, फिर वियतनाम, फिर क्यूबा। क्या क्या बोले? रूस, चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम और क्यूबा, ये सब जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश था। ठीक है, कौन है? देश है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो हम क्या क्या देखें? हम पूंजीवादी देखें और समाजवादी देखें, दो चीज़ तो हम देख लिए। ओके, अब देखने वाले हैं मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो वो मुख्य रूप से भारत में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ये हो गया मिक्स। क्या हो गया? मिक्स। इसका प्रारंभ हुआ था 1948 में। कब हुआ था मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ? 1948 में हुआ था। इसमें दोनों काम करते हैं, सरकार भी काम करते हैं और प्राइवेट भी काम करते हैं। देखते होंगे भारत में सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी बसें भी चलती है, प्राइवेट बसें भी चलती है, सरकारी टीचर भी पढ़ाते हैं, प्राइवेट टीचर भी पढ़ाते हैं, दोनों इसमें काम करते हैं। इसलिए बोला गया है मिक्स अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसे अपनाने वाला जो देश है, सबसे पहले जो अपनाया था, ये पूछेगा, सबसे इसे अपनाने वाला पहला देश जो था वो फ्रांस था। फ्रांस जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले पहले देश में आते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जनक बोलेगा तो जे.एम. किन्स। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक, ये सब पूछेगा आपसे, तो जे.एम. किन्स मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला मतलब जनक जो माने जाते हैं, जे.एम. किन्स को माने जाते हैं। और देश बोल दिया अपनाने वाला तो फ्रांस याद रखिएगा। ठीक है, नियंत्रण किसका होता है? तो आपको बताए ही थे, जब दोनों काम कर रहा है तो दोनों का नियंत्रण होगा। सरकार का भी नियंत्रण रहता है, प्राइवेट सेक्टर का भी नियंत्रण रहता है। ठीक है, जैसे कि तेजस एक्सप्रेस एगो ट्रेन चली थी। ठीक है, तो तेजस एक्सप्रेस प्राइवेट ट्रेन है, लेकिन पटरी सरकार का है, दोनों काम कर रहा है। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों काम करता है, सरकार भी काम करते हैं और प्राइवेट काम करते हैं, दोनों मिल के काम करते हैं प्लस। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। ठीक है, इसका उद्देश्य है लाभ कमाना। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण भी करना, लाभ कमाना भी और लोक कल्याण भी कमाना। ठीक है, दोनों का काम है इसका, लाभ भी कमाना और लोक कल्याण भी करना।
मिश्रित अर्थव्यवस्था का काम क्या है? लाभ कमाना और लोक कल्याण भी करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश, मुख्य रूप से आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, तो अपनाने वाला जो देश है, कौन कौन देश ऐसे हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाए हैं? तो वो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, श्रीलंका है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश कौन कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया है। और पहला देश बोल दिया तो क्या बोलेंगे? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ जो मिलेगा आपको, ये माई टेलीग्राम चैनल है वेलोसिटी क्लासेस, ब्रैकेट में ND दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा नोट में क्या लिखे हैं, समझिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को थोड़ा समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये कथन किसका है? ये कथन पूछा गया है, कोई व्यक्ति है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को थोड़ा समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए। ये कथन मतलब ये कौन बोले थे? तो यह बोले थे जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स बोले थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को थोड़ा समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए। ये जॉन मेनार्ड किन्स बोले थे। कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था समझिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है देश को भी पूंजीवादी की ओर बढ़ना चाहिए। ये कौन बोले थे? ये बोले थे प्रोफेसर लिनज। कौन बोले थे? प्रोफेसर लिनज बोले थे। क्या बोले थे? क्या बोले थे प्रोफेसर लिनज? बोले थे समाजवादी देश को भी, समाजवादी देश को भी, जो भी समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है उसके लिए बोला गया है, समाजवादी देश को भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए। ये कौन बोले थे? प्रोफेसर लिनज बोले थे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो हम क्या देखें, विश्व की अर्थव्यवस्था में क्या क्या देखें? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, तीनों समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहता है, इतनी से भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करने से आप पूरी तरह से स्वतंत्र कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखने वाले हैं हम लोग GNP मतलब GDP और GNP। GDP और GNP में क्या अंतर है समझिएगा। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे GDP के बारे में। GDP का अर्थ ये हो गया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP का पूरा नाम क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। ओके, इसका अर्थ ये होता है सकल घरेलू उत्पाद। अब समझिए ध्यान से, GDP मतलब कि देश के अंदर, देश की सीमा के अंदर जितने भी लोग कमा रहे हैं, चाहे वो विदेशी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो एप्पल का कंपनी क्यों ना हो, सैमसंग का कंपनी क्यों ना हो, ओप्पो का कंपनी क्यों ना हो, चाइनीज कंपनी क्यों ना हो, जो भी कंपनी हो या फिर जो भी व्यक्ति हो या विदेशी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन देश के अंदर मतलब मेरा भारत देश के अंदर, सीमा के अंदर, ये भारत है और भारत देश के अंदर, इसके अंदर अगर कोई कमा रहा है, अगर इसके अंदर कोई कमा रहा है तो वो किस में जुड़ाएगा? ये GDP के अंतर्गत आएगा। तो वही चीज़ देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं, देश के अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं को अंतिम मूल्य का योगफल क्या कहलाता है? GDP कहलाता है। जो भारत के अंदर कमा रहा है, पैसा कमा रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है, ये सारा GDP के अंतर्गत आते हैं, इसी को GDP कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब GNP समझते हैं क्या होता है। GNP समझिएगा, GNP का पूरा नाम होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब समझिएगा, इसमें बोला गया है हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, GNP का पूरा नाम क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब समझिएगा, इसमें बोला गया है इसका राजनीतिक सीमा से कोई मतलब नहीं, मतलब कि यह भारत में कमाए या अमेरिका में कमाए या पूरा वर्ल्ड ओवर कहीं भी कमाए, लेकिन सिर्फ भारतीय अगर है, भारतीय अगर वर्ल्ड ओवर कहीं भी कमा रहा है, कहीं भी कमा रहा है और वो पैसा भारत को दे रहा है, तो वो सब GNP के अंतर्गत आते हैं। तो वही चीज़ देखिए हम यहाँ लिखे हैं, इसका राजनीतिक सीमा से कोई मतलब नहीं है। एक वित्तीय वर्ष में केवल भारतीय है ना, यहाँ पर या केवल भारतीयों द्वारा विश्व में कहीं भी कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य का योगफल GNP कहलाता है। मतलब भारत के कोई कोना में कमा रहा है या अमेरिका में कमा रहा है
या अमेरिका में इन्वेस्ट किया, या चीन में इन्वेस्ट किया, या पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, कहीं भी इन्वेस्ट किया, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको राजनीतिक सीमा से कोई मतलब नहीं है, बस भारतीय है ना, तो वो सब सारा जीएनपी में जाएगा। ठीक है, जीएनपी में जाएगा। और जीडीपी किसे बोलते हैं? सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्योंकि एग्जाम्पल मैन आपको याद रखना है। ठीक है, समझिएगा। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है देश के सहित विश्व में केवल भारतीय होना चाहिए, वही चीज़ बोले जो हम भी समझाए। उदाहरण समझिएगा। देखिए टाटा कंपनी कहाँ का है? ये भारत का कंपनी है। रतन टाटा कहाँ का है? भारत का है ना। देखिए टाटा भारत में 1000 करोड़ इन्वेस्ट किया, तो किस में जाएगा? ये किस में जाएगा? जीडीपी में जाएगा, क्योंकि भारत में किया है, भारत में किया है। यहाँ नोटिस करिएगा, भारत में किया है। टाटा अमेरिका में 1000 इन्वेस्ट किया है या 1000 करोड़ कमाया है। ठीक है, क्या जीडीपी में जाएगा? नहीं जाएगा। जीडीपी में जाएगा? नहीं जाएगा। जीडीपी में नहीं जाएगा। एप्पल भारत में देखिए भारत में बोल रहा है, भारत में, जो भारत में दिखा रहा है। देखिए भारत में जहां दिखाया तो डायरेक्ट मारना है जीडीपी, क्योंकि भारत में मतलब क्या होगा? भारत के सीमा के अंदर बोला गया, तो वही बोला गया है कि जीडीपी आपको निकालना है। तो समझिएगा, टाटा भारत में कितना? 1000। ठीक है, एप्पल भारत में कितना भारत में 500 करोड़, तो टोटल कितना हो जाएगा? टाटा भारत में 1000 और एप्पल भारत में 500, टोटल कितना हो गया? 1500 करोड़। तो आपका जीडीपी निकल गया, ये जीडीपी में शामिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए टाटा अमेरिका में 100 करोड़, क्या जीडीपी में शामिल होगा? नहीं होगा शामिल, ये जीएनपी में शामिल होगा। ठीक है, क्योंकि क्या बोला है? जीएनपी क्या बोल रहा है कि उसको सीमा से मतलब नहीं है, उसको सीमा से मतलब नहीं है, वो देश में कहीं भी कमा सकता है, लेकिन सिर्फ भारतीय होना चाहिए। तो टाटा भारतीय है लेकिन अमेरिका में कमा रहा है, लेकिन है तो भारतीय, तो ये जीएनपी में शामिल होगा। ठीक है, अगर सीमा बोल दिया, भारत में बोल दिया, तो जीडीपी में शामिल होगा। ये आपको हम बता दिए हैं। एप्पल अमेरिका में 1000 करोड़ इन्वेस्ट किया, तो एप्पल अमेरिका में ये किस में जाएगा? ये जीएनपी में जाएगा ना। ये देखिए क्या बोला गया? एप्पल अमेरिका में, एप्पल देखिए ना, एप्पल भारत का कंपनी है और ना अमेरिका भारत का है। ठीक है, इसको भारत से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ना जीएनपी में शामिल होगा ना जीडीपी में शामिल होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप फिर से मुझे मतलब मैसेज कर सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाला कंटेंट आप तक पहुंच सके। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। बस विश्वास रखिए, लूसेंट पूरा ख़त्म करेंगे और जो भी पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, विश्वास दिलाते हैं। ठीक है, कोई भी टीचर इस बात की गारंटी नहीं देगा कि क्वेश्चन मेरा यहाँ से आएगा, हम गारंटी देंगे। जिसका भी नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा है सेट प्रैक्टिस में, बस जो हम लेके चल रहे हैं वो फॉलो करिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो बिना लूसेंट पढ़े किसी का रिजल्ट हुआ हो? बिना लूसेंट पढ़े किसी का रिजल्ट हो ही नहीं सकता है, ये बात की हम गारंटी देते हैं। मेरा भी दोस्त जॉब में है, कोई दरोगा में है, कोई बीपीएससी में है, कोई बिहार पुलिस में है, लेकिन उससे जब हम रिव्यू लेते हैं तो बताता है कि भाई बिना लूसेंट पढ़े कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लूसेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब कोई भी टीचर ये नहीं बोलता है कि लूसेंट पढ़िए, क्यों? क्योंकि लूसेंट में ही सारा चीज़ मिल जाता है ना। तो टीचर कभी भी नहीं बोलेगा कि लूसेंट पढ़िए, वो सीधा बोलेगा कि आप मेरे पास पढ़िए। वो भी लूसेंट पढ़ के ही आया है, चाहे कोई भी टीचर हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। लेकिन लूसेंट जो भी पढ़ाएंगे बिल्कुल ही समझ में आएगा आप लोग को। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम पढ़ाएं और आपको समझ में नहीं आए। तो इसमें केवल लूसेंट इंक्लूड नहीं है, और भी टीचर का नोट्स भी इंक्लूड है, चुन के लाते हैं ताकि आप लोग को जो है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए। इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।